साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें व प्रकृति के साथ स्वस्थ व प्रसन्नचित्त रहें। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज रक्षा से रक्षा में आप सबका स्वागत है तथा हमारे विशेष प्रोग्राम की प्रकृति की दृष्टि से इतिहास को जाने उसमें आप सभी का अभिनंदन है। आज 30 जनवरी के इतिहास पर यदि आप नज़र डालें तो आज का दिन भारत के इतिहास का ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास पटल में सबसे दर्दनाक, मार्मिक और हृदय विदारक घटना का ये दिन साबित हुआ है। आज के इतिहास की हृदय विदारक घटना उस समय घटित हुई जब पूज्य बापू श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी नित्य कार्य निपटाकर प्रार्थना सभा हेतु बिरला भवन जा रहे थे। उनके साथी और उनके सहयोगी उनके साथ थे। उसी समय नाथूराम गौडसे और उसके साथियों ने निर्दयता से निर्मम रूप से गोलियों से छलने कर बापू के सूर्य के प्रकाश को, अहिंसा के प्रकाश को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आइए हम सब मिलकर आज विचार करें कि यह दर्दनाक और मार्मिक घटना मात्र बापू जी की हत्या थी या भारतीय संस्कृति की विचारधारा या व विश्व में अहिंसावादी विचारधारा की हत्या थी। आज भारत में तथा भारत के नए नए समालोचक और विचारकों में एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जो पूज्य श्री बापू जी के कार्यों और उनके विचारधाराओं पर तल्ख टिप्पणियां कर रहा है। आइए हम सब विचार करें कि क्या वास्तव में उनकी विचारधारा व उनकी टिप्पणियां उस समय के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या समालोचना उनकी उचित है। साथ ही पूज्य बापू जी की हत्या व दर्दनाक हृदय विदारक घटना में क्या सीधे सीधे नाथूराम गौडसे ही उसके उत्तरदायी है या उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की प्रबंध व्यवस्था की उदासीनता और जो उस समय विचारधारा थी उसका भी दोष है। आइए इस पर भी विचार करते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रसंग को हम प्रकृति के इस वृक्ष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बट वृक्ष का पावन वृक्ष है और पूज्य श्री बापू जी भारत के स्वाधीनता संग्राम और हम भारतीयों के लिए इस बट वृक्ष के लिए की तरह थे। आइए प्राकृतिक व्यवस्था से हम इस प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। एक वृक्ष में जब तक फल, पत्ते और सुंदर शीतल छाया होती है तब तक उस वृक्ष में दूर दूर से पक्षी आकर विश्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, सलाह लेते हैं और जब ये वृक्ष जीर्ण और शीर्ण हो जाता है तथा वृद्धता की तरफ बढ़ने लगता है तो इस वृक्ष में जो पक्षी और जो आदमी छाया के नीचे बैठकर मंत्रणा और विचार करते हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं और दूसरे शीतल और सुंदर पेड़ की छाया को तलाश करने लगते हैं। वही पूज्य श्री गांधी जी के साथ हुआ। अब हम आपको 30 जनवरी 1948 से 78 साल पूर्व 2 अक्टूबर 1869 की स्थितियों में ले चलते हैं और उस दिन भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और बौद्धिक तथा हर तरह की स्थिति की समीक्षा करते हैं। यदि आप उस दिन की समीक्षा से गांधी जी की श्रेष्ठता और गांधी जी का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी जी हम भारतीयों के लिए एक सूर्य के ग्रह की तरह, एक नक्षत्र की तरह भारत में देदीप्यमान हुए थे और उन्होंने अपना पूरा कार्य 15 अगस्त 1947 को पूर्ण कर दिया था। पूज्य बापू जब अपनी किशोरावस्था को पार करके कर्म क्षेत्र में आए उस समय पूरी दुनिया में औपनिवेशिकवाद का प्रचंड तांडव चल रहा था जो पूरे मानवाधिकार और मानवता के शोषण और दर्दनाक हादसों, प्रताड़ना से जुड़ा हुआ था
उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत का अखंड भूमंडल था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और संपूर्ण भारत शामिल था। उस समय के आप पूरे इतिहास पर अगर नज़र डालें तो पूरी दुनिया और विशेषकर भारत में ऐसा कोई नेता, ऐसी कोई लीडरशिप, ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी जो कि औपनिवेशिकवाद को रोक सकती हो और औपनिवेशिकवाद के तांडव और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकती हो। तब पूज्य श्री गांधी जी की ललकार और उनके अहिंसात्मक आंदोलन ने पूरी दुनिया में और पूरे भारत में जन जन में अपनी विचारधारा को प्रचंड रूप से फैला दिया और उनकी सरल व अहिंसात्मक विचारधारा और उनके संगठनात्मक और रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों से भारत में नई युवा शक्ति का जन्म हुआ और वो शक्ति उस प्रचंड रूप से बढ़ती रही जब तक अंग्रेज़ों के पैर इस भारत की पावन भूमि से उखड़ नहीं गए। श्री गांधी जी को बचपन से ही कानून और विधान में गहरी अभिरुचि थी। अपनी इसी अभिरुचि के कारण 19 वर्ष की अवस्था में ही वह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए और लंदन में जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। उस समय बैरिस्टर बनना भारतीयों के लिए एक सपने के समान था तथा अन्य जो एडवोकेट अंग्रेज हुआ करते थे उनकी फीसें बहुत अधिक थीं। भारत के एक प्रवासी श्री अब्दुल्ला जी दक्षिण अफ्रीका में थे। उनका एक कंपनी से विवाद हो गया। उस विवाद के कारण अपने मुकदमे की पैरवी के लिए उन्होंने श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया और वो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका वर्ष 1893 में पहुँचे। इस घटना का जिसका मैं प्रसंग कर रहा हूँ, इससे स्पष्ट है कि एक व्यक्ति का एक विशेष स्थान में कर्म क्षेत्र लिखा होता है तथा एक घटना ही उसको विश्व पटल पर आच्छादित भी कर सकती है। श्री गांधी जी उसके प्रबल उदाहरण हैं। श्री गांधी जी पीटर मैरिट वर्ग में ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और उस ट्रेन में नस्लवाद के वो शिकार हो गए और उसी घटना ने दक्षिण अफ्रीका में श्री गांधी जी की राजनीतिक कर्म क्षेत्र का प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे श्री गांधी जी की लोकप्रियता दक्षिण अफ्रीका में दिनों दिन बढ़ती चली गई और 1894 में पहला राजनीतिक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने भारतीय प्रवासियों की रक्षा और उनकी मजबूती के लिए वहाँ चल रही अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पहला आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद वर्ष 1914 तक वह दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक विशेष मोहरा के रूप में रहे और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई और उस लोकप्रियता का असर भारत की राजनीति में भी दिखाई पड़ने लगा। वर्ष 1915 में जब वह भारत वापस आए तो उनका बम्बई एयरपोर्ट पर भावपूर्ण स्वागत किया गया भारतीयों के द्वारा और वह सर्वप्रथम उस समय भारत की राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु श्री गोपाल कृष्ण गोखले साहब से मिले और श्री गोपाल कृष्ण गोखले साहब श्री गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों तथा उनकी नीतियों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। दोनों लोगों में अत्यधिक सोच और अच्छी विचारधारा परिपक्व हुई और श्री महात्मा गांधी जी श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे और पूर्णतः सम्मान देकर उनकी आदरपूर्वक उनकी बातों को मानते रहे। धीरे धीरे श्री गांधी जी की प्रतिभा और उनकी नीतियाँ और उनकी सोच पूरे भारत के जो राजनीतिक विचारधारा के लोग थे उनमें जागरूक होने लगी और उनमें व्याप्त होने लगी और गांधी जी एक तरह से सर्वदलीय नेता के और नेतृत्व के रूप में निखर कर सामने आ गए। दक्षिण अफ्रीका में श्री गांधी जी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन पूरी तरह से सफल हुए थे। अतः थोड़े से ही समय में गांधी जी भारत में भी लोकप्रिय होने लगे
क्योंकि अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सरकार के लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में महान सफलता और लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इससे वो गांधी जी के हर कार्य से सशंकित और भयभीत रहते थे। गांधी जी ने अपनी नई विचारधारा से वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की भारत में शुरुआत की। वह आंदोलन जन जन नगर नगर गांव गांव में फैल गया और वो वास्तव में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति के बाद भारत में भारतीयों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। श्री गांधी जी ने उस आंदोलन के प्रारंभ से ही सर्वप्रथम शर्त यही रखी थी कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा। अंग्रेज़ों ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया और उसी क्रम में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद में चोरा चोरी थाने में एक गंभीर घटना, दुस्साहसिक घटना घटित हो गई कि पुलिस अधिकारियों ने कुछ जनता के लोगों पर ज़बरदस्ती लाठियों का प्रहार किया, जिसके कारण जनता उग्र हो गई और चोरा चोरी थाने को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी तथा 4 जनता के लोग जलकर शहीद हो गए। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने दुख के साथ अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और अंग्रेज विचारकों तथा तत्कालीन विचारकों का यह मत है कि यदि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस न लेते तो अंग्रेज़ों के भारत से पैर उखड़ना प्रारंभ हो गए थे और वास्तव में वो एक महान जन आंदोलन हुआ और उसने गांधी जी को एक छत्र रूप से भारत का सर्वदलीय नेता और भारत को एक सर्वदलीय नेतृत्व के रूप में उनकी छवि और उनका व्यक्तित्व का अभ्युदय हुआ। श्री गांधी जी की इस सफलता से अंग्रेज भी बहुत प्रभावित हुए और वो चिंतित हो गए तथा उन्होंने सतर्कता रखना प्रारंभ कर दी और उन्होंने भारतीय राजनयिकों में फूट डालो राज्य करो की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। एक तरह से देखा जाए कि जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे वो भारत के राजनयिकों में नई नई विचारधाराओं को जन्म देने के लिए हमेशा षड्यंत्र करते रहे और श्री गांधी जी को कमज़ोर करने का प्रयास रात दिन करते रहे। अंग्रेज अपनी कूटनीतिक षड्यंत्र और योजनाओं में पूरी तरह सफल होने लगे और उन्होंने भारत में कई विचारधाराओं को जन्म दे दिया और वर्ष 1933 में भारत बंटवारे की सबसे पहले मांग एक विचारधारा ने भारत में उठाई और जिसका श्री गांधी जी ने प्रबल विरोध किया। गांधी जी कभी भी देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, वह लगातार विरोध करते रहे, लेकिन राजनीतिक विचारधाराएं जो अलग अलग उत्पन्न हो गई थीं, उन्होंने अपने स्वार्थ व राजनीतिक हित को देखते हुए गांधी जी से किनारा कर लिया। तत्कालीन भारत के गवर्नर श्री माउंटबेटन पूरी तरह से अपने षड्यंत्र और कूटनीतिक चालों में सफल हुए। उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग बातचीत की और वो एक भी विचारधारा श्री गांधी जी के पास तक नहीं पहुंच पाई और अंत में जब देश का बंटवारा दोनों विचारधाराओं ने माउंटबेटन के सामने कर लिया, उसके बाद श्री गांधी जी को इस बात की जानकारी हुई। गांधी ने दोनों विचारधाराओं का प्रबल विरोध किया, परंतु उन दोनों अलग अलग विचारधाराओं के जो प्रमुख लोग थे उनके अंग्रेज गवर्नर श्री माउंटबेटन से सीधे संबंध हो गए थे। अतः गांधी जी को उस षड्यंत्र में किनारे कर दिया गया। श्री गांधी जी देश के बंटवारे तथा देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों से काफ़ी दुखी और चिंतित थे तथा राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया था तथा उनकी चारों तरफ उनके साथ उदासीनता बढ़ती जा रही थी तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था तथा उनकी देखभाल का किसी भी विचारधारा को कोई ध्यान नहीं था। यदि पूज्य श्री गांधी जी की दैनिक दिनचर्या व जीवन शैली पर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि 25 जून 1934 को पुणे में उनके ऊपर सबसे पहले प्राणघातक हमला हुआ था,
जिसमें वह किसी तरह से बच गए थे, जबकि आसपास के लोग घायल हुए थे। तथा वर्ष 1944 में भी उनके ऊपर दूसरा हमला हुआ तथा 30 जनवरी से पहले 10 जनवरी को भी उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें कोई भी विशेष कार्रवाई या विशेष गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की नहीं की गई। इसी उदासीनता और इसी लापरवाही के कारण 30 जनवरी को पूज्य श्री गांधी जी को अपनी मृत्यु का आभास काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। 24 जनवरी को उन्होंने अपनी पोती मनु से इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था तथा एक दिन पहले भी जब वो प्रार्थना सभा में गए थे तब भी उन्होंने हे राम का संबोधन आत्मिक रूप से करके और कुछ लोगों को आभास भी कराया था। 30 जनवरी को दोपहर में उन्होंने पूज्य गीता जी का भी विधिवत अध्ययन, पठन, पाठन और मनन चिंतन भी किया था तथा प्रार्थना सभा में जाने के पूर्व जो 2 भारत के राजनायक उनसे मिलने पहुंचे थे उनसे भी उन्होंने कहा था कि प्रार्थना सभा के बाद यदि लौट आऊँगा तो मैं अवश्य आपसे मिलूँगा। घटनास्थल पर बिरला भवन जहां पर प्रार्थना सभा होने जा रही थी वहां पर श्री गांधी जी का मुख्य हत्यारा नाथूराम गॉडसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और हत्या करने की बात को स्वीकार किया। यह बात आगे भी जब श्री गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र श्री देवदास गांधी जी, जिनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो श्री गांधी जी के साथ भारत आए थे, उनका संपर्क उस हत्यारे से हुआ तो उसने अब जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि मैंने आपके पिता की हत्या की है। इस पर उनके छोटे पुत्र श्री देवदास गांधी जी ने जो उसको प्रत्युत्तर दिया तथा बाद में पत्र के द्वारा भी उसको प्रत्युत्तर दिया, वो मैं आप सभी को अवश्य शेयर करूंगा और वही मेरी इस वीडियो का सार भी है तथा आज के नए नए समालोचकों और नई विचारधारा के लोगों को एक जवाब भी है। उनका संबोधन था, आपने मेरे पिता के नाशवान शरीर का अंत किया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका ज्ञान आपको एक दिन अवश्य होगा, क्योंकि मुझ पर ही नहीं संपूर्ण संसार में करोड़ों लोगों के दिल में हमारे पिता की विचारधारा और विचार आज भी विद्यमान हैं और वो हमेशा रहेंगे। पूज्य श्री गांधी जी की यात्रा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर अडिग रूप से चली और सत्य ही ईश्वर का साकार रूप है तथा अहिंसा उस सत्य की आधारशिला है जिसको गांधी जी ने अपने जीवन के प्रथम दिन से और जीवन की आखिरी दिन तक हे राम का संबोधन करते हुए पूर्ण अपनी यात्रा को पूर्ण किया। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे और उनकी विचारधारा इस दुनिया में हमेशा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह प्रदीप्तमान रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय आज की तारीख का समय 5:17 हो रहा है। हम सब पूज्य बापू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस समय आज की तारीख का सायंकाल का समय 5:17 हो रहा है। हम सब पूज्य बापू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बारंबार नमन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।